क्लियर है जी सर। तो करेंगे हम इसका। हाँ सर। अब मैं इनके पार्ट्स दिखा दूँ। देखिए बेसिक जानकारी, बेसिक जो इसका नियम सिस्टम है वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आपको समझना है, आप अपने माइंड से इन सारी बातों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये मेरा बताने से आपको फायदा नहीं है। आपने अपने माइंड में क्या क्या कैच किया, अभी मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आप सारे का नोट कर लोगे। मोटर में ताकत को कम या ज़्यादा करने के लिए कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। हम आराम से यहाँ पर ताकत बढ़ाने के लिए, यहाँ पर ताकत कम करने के लिए दोनों का दो भाग बना करके और सारी चीज़ों को नोट करना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल में आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए। कभी भी समस्या सामने आ जाए, माइंड काम नहीं कर रहा है तो एकदम से नोटबुक कैरी कर लीजिए। सर डेजर्ट टू कूलर में ही करेंगे ना इसका? हाँ जी, डेजर्ट टू कूलर तो ये करने ये तो सभी के लिए है, कोई भी मोटर है XYZ, जितने भी हमारे मोटरें बनी हैं सभी मोटरों के लिए ये जो ताकत बढ़ाने की जो प्रक्रिया है ये सभी के लिए है। कब ताकत बढ़ाई जाए, कब ताकत घटाई जाए, किस किस प्रकार से ताकत बढ़ाई जा सकती है, किस किस प्रकार से ताकत घटाई जा सकती है। अभी लिखोगे, शाम को बैठ के लिखोगे अपने ऑफिस में। अभी लिख ले। शाम को बैठ करके अपने माइंड से लिखो कि मैंने आज जो पढ़ाई की है वो मुझे कितनी याद है। जी सर, शाम को लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? कॉन्फिडेंशियल। हाँ भाई साहब, ग्रुप इकट्ठा हो रहा है आपका, आपको एक सवाल का समाधान नहीं आ रहा है तो ग्रुप इकट्ठा होकर के बैठ कर उसको लिखिए। आपको जब सारी बातें जब आप ये लिख करके दिखा देते हैं, मेरे लिए दिखाओगे, मैं पढ़ूंगा उसको, पढ़ने के बाद में मैं देखूंगा बेटा अभी इसमें कई चीज़ें छूट गई हैं, वो पूर्ति कराना मेरा काम है। समझ में आ रही है ना? लेकिन आप अपने माइंड से उसमें लिख करके देखिए कि मुझे किसी भी मोटर के कमजोरियाँ जो होती है उसको बताने के लिए, उसको दूर करने के लिए मुझे किस प्रकार के संसाधन की जरूरत है। ऑटोमेटिकली याद आएगी आपको ये माइंड में, क्योंकि सेल्फ में लिख रहे हो। मैं लिखवा दूंगा वो किताब के अंदर बंद हो जाती है। आप सेल्फ लिखते हो, माइंड को खर्च करते हो, आपको मेमोरी के अंदर फिट कर दिया प्लस नोटबुक में फिट कर दिया। याद किया हुआ सामान लिखित में अगर आप किसी को दिखाते हो ना तो वो सवाल आपको हमेशा के लिए याद होता है। और जो लिखे हुए सामान याद करके किसी के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हो और किसी को लिखित में भी नहीं दिखा पा रहे हो तो ये उसका कॉन्फिडेंस पावरफुल नहीं है। वही समाप्त हो गया लिखा वहीं हुआ पर एंड है। ठीक हो गया? पढ़ने की कला सही है ये? वही पढ़ा हुआ सर। बदल दिया। ये तो चेंज ही हो गया। आप लेने जाएंगे तो ये यूज में आपको इसमें क्या क्या सामान मिलेगा। नीचे का टैंक अलग मिलेगा, साइड की बैक साइड की दो लेग आपको अलग से मिलेगी, आगे का फ्रंट है वो आपको अलग से मिलेगा और ऊपर का छत जो होती है वो भी आपको इसी के साथ में एक कैबिनेट के अंदर आएगी। उसके बाद में इसके साइड के जो घास के पर्दे होते हैं, फ्रेम बना होता है जिसमें घास लगाई जाती है, वो फ्रेम भी इसी के साथ मिलेगा। उसके बाद में फिर आपको ग्रिल अलग लेनी होती है, नेम प्लेट अलग लेनी होती है और ये सारे स्विच आपने अलग अलग लेने होते हैं। पंप स्विच अलग लेना पड़ेगा, फैन स्विच है, फैन स्विच में मैंने 3 प्रकार के नाम लिखे हैं। रोटरी स्विच, वॉल्यूम जिस मोटर में वाइंडिंग के द्वारा 3 स्पीड बनी होती है, 4 तार निकले दिखाई देते हैं, उसमें रोटरी स्विच की जरूरत पड़ेगी। जिस मोटर से 2 तार निकल के आ रहे हैं उसमें वॉल्यूम रेगुलेटर की जरूरत पड़ेगी या ऑन ऑफ स्विच की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको लो मीडियम हाई पे चलाना है, 5 स्पीड में चलाना है तो आपने वॉल्यूम रेगुलेटर आजकल जैसे पंखे के रेगुलेटर होते हैं ऐसे वाटेज में ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, वो रेगुलेटर आप इसमें लगाएंगे
वाइंडिंग होगी वो सिंगल स्पीड में होगी, वो 3 स्पीड में नहीं होगी। अब 3 स्पीड करने के हमारे 2 साधन हो गए, एक तो वॉल्यूम के द्वारा 3 स्पीड और एक वाइंडिंग के द्वारा 3 स्पीड। तो मैं आपको वॉल्यूम के द्वारा भी बताऊंगा आपको और वाइंडिंग के द्वारा भी 3 स्पीड बताऊंगा ये, ठीक हो भैया। वाइंडिंग के द्वारा 3 स्पीड कैसे दी जाती है, आप रोटरी स्विच को किस प्रकार से जोड़ेंगे। उसके बाद में फैन मोटर, इसमें 2 प्रकार की मोटर यूज होगी है। छोटी मोटर होगी वो डेजर्ट मोटर कहलाती है, बड़ी मोटर होती है वो जिसमें वायरिंग लगे होते हैं वो एग्जॉस्ट फैन की मोटर कहलाती है, ठीक है। मोटर बेस, मोटर बेस रिंग बना होता है मोटर के ऊपर, रिंग जो बना होता है उसको मोटर बेस बोलते हैं, रिंग बोल देते हैं। उसके ऊपर हमें लेग लगानी होती है, 4 ताले लगाते हैं, 4 ताले लगाएंगे तो उसके ऊपर जो नट लगाए जाते हैं वो हमारी जो छोटी मोटर होगी डेजर्ट मोटर होगी उसके ऊपर 8 नंबर के नट लगते हैं। एग्जॉस्ट फैन की जो मोटर होगी इसमें वो 13 नंबर के नट लगते हैं, आधा इंची साइज में 13 नंबर के नट लगेंगे इसमें। उसके बाद में लेग ठीक है, ग्रोमेट, आप बॉडी के अंदर इसमें जो फिटिंग करते हो वहाँ आपने लेग जब उसमें लगाते हैं बॉडी में तो इसके नीचे रबड़ के गुटके लगा करके, हाँ रबड़ के गुटके आते हैं बने हुए, आपने वो लगाने होते हैं। उसको 1.5 इंची नट ले लेते हैं 13 नंबर का और उसके द्वारा उसको टाइट कर देते हैं। अंकड़ियाँ साइज के आधार से मिलती है, आपका 12 इंची कूलर है, 15 इंची कूलर है, 18 इंची कूलर है, ठीक है भैया। 24 इंची है, 36 इंची है, 48 इंची है। जिस भी साइज का कूलर फैन होगा आप में उसमें कूलर फैन का मतलब पंखड़ी का सेट होने का जो घेराव है उसको इंचों में मापा जाता है। जहाँ पंखड़ी घूमती है जितने दायरे में उस दायरे को हम क्या कहेंगे, पंखड़ियों का साइज। 12 इंची प्लेट चाहिए, 15 इंची प्लेट चाहिए, 18 इंची चाहिए, 36 इंच 24 इंची चाहिए, 36 इंची चाहिए, 48 इंची चाहिए। ऐसे करके पंखड़ियाँ बाजार से आपको मिलती है। जैसा कूलर होगा आप वैसे ही पंखड़ी का, यानी कि कूलर का मतलब उसका जो घेराव है, ठीक हो भैया। क्योंकि लैग जो 4 लैग लगेंगे उन्हीं के पीछे पंखड़ियों को घूमना है, उसी दायरे में घूमना है। आगे जो होल कटिंग किया हुआ है उसी के आधार से इसको उसमें घूमना होता है, ठीक है। तो पंखड़ियाँ हमने साइज के आधार से लेनी थी। पंप की मोटर आगे तो चाइनीज पंप चल गए हैं, अब वो जो पहले वाले पंप थे वो सारे खत्म हो गए। जो डेजर्ट पंप आते थे वो सब खत्म हो गए। उनमें एक सेडेड बॉल मोटर होती थी, 4 लेग लगती थी, 1 पत्ती ऊपर लग जाती थी, फिर नीचे हाउसिंग लगता था। पत्तियों को लगाने के बाद में फिर हमने हाउसिंग को एडजस्ट करना पड़ता था कि वो ऊपर नीचे बिल्कुल फ्री घुमाने के लिए। तो वो चीज़ अब सिस्टम ही खत्म हो गया, तो उसकी कहानी बंद कर दो। तो सिस्टम खत्म हो चुका है, अब मिलेगा सामान ही नहीं मिलेगा उसका। अब सारे चाइनीज पंप आ गए, इनका मतलब हो गया यूज एंड करो, इनकी रिपेयरिंग नहीं होती, रिपेयरिंग नहीं है। ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आगे से कैप खोल करके एक बार इसको बाहर निकाल देंगे, इसके ऊपर जो कैल्शियम जमा हो गया उसको साफ कर देंगे, वापस इसको उसी जगह लगा करके फिर चालू कर देंगे। चल गया जब तो ठीक है, नहीं तो उसके जो पतली सी सांप निकले होती है उसमें पीछे का रबड़ का गुटका सा लगा रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं गाइड बुश, छोटा सा है उसको गाइड बुश बोलते हैं। वो गाइड बुश बाजार में रेडीमेड मिलता नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक भैया। तो उसके बाद में पाइप, जो पानी का पाइप होता है वो 1/2 इंच में होता है। 1-2.5 फुट के कूलर में 3 मीटर पाइप की जरूरत पड़ जाती है। 2.5 फुट का जो ऊंचाई होती है उसमें 3 मीटर पाइप की जरूरत होती है। उसके बाद में ये 3 फुट से आगे 4 फुट में भी आते हैं, 6 फुट में भी आते हैं कूलर और 7.5 फुट में भी होते हैं। फिर तो पाइप की साइज बड़ा होता चला जाएगा ना, ठीक है। इसके साथ में एक एल्बो पाइप जो साइड में
टाइप में बनी होती है, इसको हम एल्बो बोलते हैं। ये एल्बो भी कई शेप में आती है। ये एल्बो कई शेप में आती है। एक तो ऐसे टांगने के लिए सिस्टम आता है उसमें, एक ऐसे खाली मोड़ करके और बॉडी के अंदर प्रेशर करके बड़ी होती है, पाइप को उसमें टांग देते हैं और ये उसको इसमें छोड़ देते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर पाइप किसे कहते हैं? मोटर से जो जो पानी को लेकर के कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करता हो। मोटर से लेके इसमें एक पाइप तो नीचे से होगा जो मोटर के अंदर से आगे जुड़ जाएगा, एक पाइप इस साइड में जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक पीछे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पाइप। घास पैड ये भी आपको जिस साइज का कूलर होता है आपने नाम लेना पड़ता है कि मुझे 2.5 फुटे कूलर की घास चाहिए, 4 फुटे कूलर की चाहिए, 6 फुटे कूलर की चाहिए। या जब आपकी बड़ी बड़ी घास नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी घास होती है, जैसे मान लीजिए आपका 7 फुटे कूलर हो गया है ना, आपके पास 4 फुटे कूलर की घास है, आप एक घास नीचे लगा देंगे, एक घास ऊपर लगा देंगे, कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दो घास लगा देंगे वो कर सकते हैं। लेकिन आपको बाजार में 2.5 फुटे कूलर की घास मिलती है, 4 फुटे की मिल जाएगी, 3 फुटे की मिल जाएगी, 6 फुटे और 7 फुटे का घास आपको नहीं मिलेगा। तो इन्हीं को या तो लूज में घास ला करके लगाते हैं या पूरा कूलर कवर होगा, या फिर आपने जो बनी हुई घास पैड बनी हुई है उसको एक की जगह 2 लगा दीजिए। ठीक है। इनकी जगह आजकल एक सिस्टम और आ गया है जिसको हनी पैड बोल देते हैं। हनी पैड, हाँ, इसके जैसे वही तो है हनी घास पैड में हनी पैड जो है ना ये पैसे नहीं, हनी पैड इसकी मोटाई 1/2 इंच में भी होती है, 1/4 इंच में भी होती है, 1 इंच में भी होती है, 1.25 इंच से 1.5 इंच 2 इंच तक भी मोटाई होती है। इतने बारीक बड़े कूलर हो जाएंगे, आप मोटे मोटे साइज की पैड उसमें प्रयोग करेंगे, फिर हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, ये कूलर जो है एसी कूलर बन गया। ये बोल देते हैं हम उसको कि ये एसी कूलर बन गया। एसी कूलर का मतलब क्या हुआ, ठंडी हवा ज़्यादा वो देगा। जो मोटी घास है वो ज़्यादा देर तक नमी अपने अंदर रखेगी तो आपको ठंडी हवा मिलती रहेगी। पूरी हवा जो कूलर में मोटर खींच रही है वो क्या कर रही है, वो उसमें से फिल्टर होकर के पूरी हवा ठंडी होकर के तब आपको मिलती है, तो आपने बोल दिया एसी। अगर मिक्सर में ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की मिल रही है वहाँ क्या कहेंगे, घास पैड जो है वो पतले साइज की लगी हुई है, छोटे साइज की लगी हुई है। इसका मतलब आप क्या होगा, उसमें नमी कम मात्रा में रहती है, पंप चलता रहेगा, नमी बनी रहेगी, पंप करना जैसे ही बंद होगा 10 मिनट बाद में वो घास पैड जो है सूख जाती है। ठीक है। इस घास की जगह उसको क्यों प्रयोग किया, इस घास की जगह इसको क्यों प्रयोग किया, ज़्यादा रहने के लिए। दूसरा, इसकी घास जो होती है, जो घास लगी होती है वो धीरे धीरे जब वजन बढ़ता है तो घास के पुनके उसमें से निकलते रहते हैं। नीचे पंप रखा होगा, पंप के अंदर जाके फंसेंगे, पंप पानी देना बंद हो जाएगा, रुकावटें करता है ना, गंदगी फैलाता है। और ये जो घास पैड लग जाती है, जो हनी पैड लग जाती है, ये कूलर में गंदगियाँ नहीं फैलाने देता। लेकिन इनमें रुकावट क्या है कि रेत मिट्टी जो कूलर में जब अगर आंधी तूफान कुछ चल रहा होता है तो उस समय ये कूलर चला हुआ होता है, पूरी रेत मिट्टी को लेकर के, और जो घास पैड जो हनी पैड में है जो जालियाँ बनी होती है ये सारी ब्लॉक हो जाती है। हाँ हो जाए, ये जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर ये आपको वो ठंडी हवा नहीं देता। ठीक भैया। फिर आपको हवा प्रेशर जो आ रहा था वो प्रेशर से हवा नहीं मिलेगी, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हवा पीछे से मिलती है तभी आपको हवा देते हैं, हवा पीछे से हवा नहीं मिलती है तो ये हवा नहीं देते हैं। ऐसे में हमने इसको हनी पैड को बाहर निकालना है। आपका तेजाब होता है, आप इसको पानी के अंदर मिलाएंगे, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करेंगे, फिर उसमें पारे से आपने उसके ऊपर स्प्रे मारनी है।
वो गंदगी वहाँ से छूट जाती है, कुछ क्लियर हो जाती है, पूरा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आप वो लगाने के बाद में स्प्रे मार देते हो, उसके बाद में वो एक बार खुलता है, मुलायम होता है, पानी का प्रेशर मारोगे छूट जाएगा, लेकिन आप उसको किसी भी प्रकार से रगड़ के नहीं छूटा सकते, फटना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही इशारा है उसके लिए कि हल्का सा फुहारा मार के, ठीक है, और उसको फिर पानी का प्रेशर दे करके थोड़ा सा छुटा सकते हो। क्लियरेंस नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि हवा में काफ़ी प्रभाव, कुछ होल्स खुल जाएंगे उसके, हवा सही आती रहेगी। क्लियर है? तो बाकी घास लगाते हैं, उसके पर एक गाड़ी लग जाती है, हनी पेड़ लगाते हैं, तो इस पर लकड़ी की पट्टियाँ लगा करके बीच में उसको बांध देते हैं, तो वो बढ़ती रह जाती है। ठीक है? रेड नेट, पानी की टंकी के पीछे एक छोटा सा पाइप जैसा लगा रहता है और उसमें एक नेट जो है रास्ता ब्लॉक हो रहता है। आप जब उसे नेट को खोल देंगे तो टंकी का गंदा पानी सारा बाहर निकल जाता है, डब्बे भर के नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया? तो इससे दोनों काम कर सकते हैं। इसमें एक इनलेट पाइप भी होता है। इनलेट पाइप का क्या बेनिफिट होता है, जब बड़े बड़े कूलर होते हैं आप उनमें पानी भरने के लिए बाल्टी उठाना नहीं पड़ता है, सीधा टोटी से कनेक्शन जोड़ दीजिए, अंदर जाकर के उसमें एक फुटबॉल लगा देते हैं, जैसे टैंक भर गया फुटबॉल उसको ऑटोमेटिक बंद कर देगा, पानी का लेवल बना रहेगा, जैसे वो पानी का लेवल नीचे जाएगा पानी उसमें फिर जाना शुरू हो जाएगा। इससे क्या हो गया, आपकी वो सारी समस्याएं खत्म हो रही है। गंदा पानी होगा तो डेड नेट खोल करके पानी बाहर निकाल दीजिए, आपने बार बार उसको खोलना बंद करना नहीं पड़ा आपको। क्लियर है? ये कब है, जब हम ज़्यादा रईस हो जाएंगे, बहुत अच्छे पैसे वाले हो जाएंगे, तब किसी के काबू में नहीं आएंगे हम। ऐसा है ना? तो ये उसी समय होंगे ये सारे फालतू के सिलसिले, नहीं तो बाल्टी से ही पानी डाल लेते हैं, बाल्टी से ही बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जब रईस हो जाएंगे तो हम उसको बिल्कुल भी आते नहीं लगाएंगे। चलिए हटा दो इनको। और कोई सर ये देखिए, अभी एग्जैक्ट आपके सामने दो लोग रहे हैं, देखो ये हो गई, इसमें जो मोटर लगी है और इस मोटर में लगी है, दोनों मोटर में अंतर है ना, इसमें पुश लगे और इसमें बेरिंग लगे हुए। इसमें जो मोटर लगी है वो डेजर्ट मोटर कहलाएगी, इसमें जो लगी है वो एग्जॉस्ट मोटर कहलाएगी। ठीक भैया? इसमें छोटी मोटर है, ये बड़ी मोटर है, हैवी मोटर है। इसका काम ज़्यादा हो गया, इसका काम कम हो गया। ठीक है भाई? चलो, एग्जॉस्ट की मोटर में 3 स्पीड वाइंडिंग के द्वारा नहीं बनाई जाती। ये जो मोटर होगी इसके अंदर आप वाइंडिंग के द्वारा 3 स्पीड बना सकते हो। कारण है उसका, इसमें तार का साइज मोटा हो जाता है और उसमें तार का साइज पतला होता है, तो बारीक तार में टर्न संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है। इसमें रेगुलेटर लगा सकते हैं, इसमें रेगुलेटर लगाएंगे, वो इसमें वाइंडिंग के द्वारा 3 स्पीड नहीं करेंगे। जी 1500-2000 वाट तक आप इनमें लगाइए। आप पहले ही 2000 वाट का खरीद के लेंगे तो सर्विस ज़्यादा लंबी मिलेगी। जिस साइज़ की मोटर है उसी साइज़ का रेगुलेटर ला के लगा दिया तो बिजली के रास्ते में भी उतार चढ़ाव होता है, मोटर के काम करने में भी उतार चढ़ाव होता है, तो वो रेगुलेटर का प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा वाट का लगा दीजिए ताकि वो इसकी कमजोरियाँ जहाँ पैदा होगी वो उसको आसानी से सहन कर सके। बोला गया है ना कि कंडक्टर का साइज ऐसा होना चाहिए जो लोड को आसानी से सहन कर सके, पावर सप्लाई को भी सहन करे, लोड को भी सहन करे। सेम बराबर साइज़ का ये काम कर रही है, बराबर साइज़ का रेगुलेटर लगा दिया तो इसके ऊपर बिजली का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में बिजली मिल सकती है, कम मात्रा में मिल सकती है। अगर ये पूरी स्टार्ट नहीं हुई और रेगुलेटर ये कम स्पीड की हुई है तो मोटर पहले ही अपने आप पावर सप्लाई पूरी नहीं मिल रही है, आपने उधर से भी कम कर दिया है,
इस मोटर के राउंड नहीं बनेंगे पूरे, तो लोड पड़ेगा। लोड पड़ने से आपका जो रेगुलेटर है वो इससे कमज़ोर है, उस समय वहाँ कमज़ोर माना जाएगा, क्योंकि तार मोटा है, ये जलेगा नहीं, और उसके कंपोनेंट्स है वो पतले हैं, तो वो जल्दी करके जल जाएंगे। रेगुलेटर की खराबी का कारण क्या हुआ कि कम वाट का था, चाहे वो इसी के लेवल का वाट का 150 वाट का ये काम कर रही है, 150 वाट का रेगुलेटर लगा दिया, उसमें लोग कम वाट नहीं, उसको कम वाट ही मानेंगे, वाट ज़्यादा मानेंगे जिसको। इसके ऊपर अगर ये मान लो 150 वाट का काम कर रहा है और आपको 450 वाट का रेगुलेटर मिलता है, तो आप उसको लगाएंगे तो कुछ संभावना है कि काम कर सकते हैं। उसकी जगह 600 वाट का लगाओगे तो और भी संभावना होगी कि ज़्यादा समय सर्विस देगा। 1000 वाट का लगा दोगे तो है ना, क्योंकि मिस्त्री के पास में जब ये मोटर जाती है, मिस्त्री के पास अपना डाटा होता है, कई बार मोटर से निकला हुआ डाटा नोट करता है, मोटर से जांच करेगा तो उसका डाटा कुछ और मिलेगा, और जो मिस्त्री का अपना डाटा है उसका कुछ और मिलेगा। उसने अगर बदलाव कर दिया डाटा का तो इसके काम करने की दर में परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ 250 वाट का काम कर रही थी वहाँ 300 वाट का काम कर सकती है, वहाँ 400 वाट का काम कर सकती है ना। रेगुलेटर आपने 1000 वाट का लगाया हुआ है तो आराम से चेंज करेगी। आप कभी भी तार का गेज चेंज कर दीजिए, तभी वो रेगुलेटर कामयाब होगा। ठीक भैया, इसलिए हम बाज़ार से क्या करते हैं कि जब ये एग्जॉस्ट फैन की मोटर लगाते हैं तो सीधा सीधा पहले 1000 का बोलते हैं, फिर 1500 का बोलते हैं, फिर 2000 का। इनमें से ही कोई ना कोई एक रेगुलेटर का प्रयोग करेंगे। मोटर का साइज बड़ा हो जाएगा, काम करने की दर बढ़ेगी, 600 वाट में बदल जाएगा, 450 वाट 250 वाट की बजाय 450 में बदला, 450 से वो 600 में बदला। आपने रेगुलेटर जो लगा दिया वो 1000 से 1500 के बीच में लगाया, तो रेगुलेटर बार बार नहीं बदलना पड़ेगा ना, सर्विस देगा वो। ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है कि कौन सा लगाया जाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उनके अंदर उतनी सहन करने की क्षमता नहीं है। इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। इसलिए आप उसके कंपोनेंट्स को आप जब यूज करें तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी पावर लेकर के तब इसके साथ यूज करें। सर कई बार ऐसा होता है कि रेगुलेटर से हम स्पीड कम करते हैं, अगर उसको मीडियम पे चलाते हैं तो रेगुलेटर पे लोड पड़ता है उसका। कई बार मोटर की आवाज़ भी होती है, आवाज़ चली मोटर की, तो स्पीड में अगर आवाज़ आती है, लो पे आवाज़ आती है। हाँ, ये परिवर्तन पड़ता है। हाँ, बहुत सारे रेगुलेटर ऐसे होते हैं जब हम इसको इसमें लगाते हैं तो हमारी